ऐसा कर लो तो हम झंडे। मैं मत पूछो मेरे स्कूल के बारे में। एक आपने ग्वालियर की बहुत फेमस जगह सुनी होगी, दो ही जगह बड़ी फेमस हैं इस ग्वालियर की। एक है घोसपुरा नंबर 1 हजीरा, जहां मैं रहता हूं, और एक है हमारा कांच मिल, मेरा दूसरा घर। मेरा स्कूल था उस एरिया में, और बहुत बढ़िया स्कूल था, पब्लिक कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, बाद में बना वो। बढ़िया स्कूल था। शहर के जितने भी छठे छठाए आज के बदमाश हैं वो सब उसी स्कूल से लगभग पास आउट है। दो ही स्कूल हैं इस एरिया में, सीबीएस और पब्लिक, अब तो शायद और बन गए हो। हाँ, एकदम बढ़िया माहौल रहता था उस स्कूल का। कहने का प्राइवेट था। तारीफ कर रहा हूँ भाई, बुराई नहीं कर रहा, कोई पब्लिक वाला सुने तो गाली मत देना, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा ना इसको। पब्लिक मेरा स्कूल बढ़िया। हमारे स्कूल में यूनिक स्कूल था हमारा। हमारे स्कूल में दुनिया के स्कूलों में लंच होता था, हमारे स्कूल में कभी लंच नहीं हुआ साहब। सही बता रहा हूँ। कोई बेचारे मोड़ी मोड़ा अगर दुपक दुपकू के कहूं पराठे फराठे पन्नी पुन्नी में ले गए, और अगर बिन्ने बीच पीरियड में खोल दी जो पन्नी, और अगर उनने खोल दी और बाकी अचार की खुशबू फैली पूरे क्लास में, तो सब घबरा गए। जो पब्लिक में पढ़ा है वो सब समझते होंगे कि भाई हमारे स्कूल में लंच का और रेसिट बोलते थे हम। छोटे थे उस समय, रेसिट रेसिट चलता था। हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, विशुद्ध विशुद्ध हिंदी मीडियम। ठीक है। हमारे स्कूलों की आजकल के तो जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स हैं जो गलियों में चल रहे हैं, उनकी तो कितनी हालत खराब है, फिर हमारे टाइम पे तो और कितनी हालत खराब हुई होगी। तो जैसे ही वो अचार की खुशबू फैलती थी, ऐसा होता था कि अरे किसके किसके किसके, ऐसे किसी के बैग में से बंदूक निकल आई हो, और टीचर ने बोला क्या लगा। बढ़िया, कोई छुट्टी नहीं होती थी हमारे स्कूल, सबकी छुट्टी, हमारी छुट्टी नहीं। हमें ये भी नहीं पता था कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो वो है वो चिल्ड्रंस डे है, इसकी छुट्टी होती है। होती नहीं थी छुट्टी। पता नहीं कैसे स्कूल वाले थे, अब होती हो तो पता नहीं है। उस जमाने में तो कुछ होता ही नहीं, कोई आयोजन नहीं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक्साइटमेंट में जाता है व्यक्ति कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम होगा। हम पहुंचते थे, क्लासों में जाते थे, वहां से आवाज आती थी जनगण मन स्टार्ट, जनगण मन हुआ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, 26 जनवरी अमर रहे। पूरी दुनिया में उस जमाने में बंटते थे लड्डू, हमारे अनोखे स्कूल में बंटता था पेठा, और वो एक पेठा के होते थे 8 टुकड़ा, वही में से ले चलो चलो। तो भाई स्कूल की कहानी अलग है साहब, बहुत डिफरेंट प्रकार का स्कूल था। इस प्रकार से हमें हमें इसलिए डिफरेंट है। देखें, कल हमने आपको जो है एल्गिन पढ़ाया था, है ना। एल्गिन पढ़ाया था, एल्गिन फर्स्ट पढ़ाया था, है ना। उसके बारे में ये सब बता दिया था हमने आपको। फिर लॉरेंस पढ़ाया था। लॉरेंस के बाद हम पहुंच गए थे किस पर, मेयो पे। देखो, जो कल की क्लास थी उसमें से अगर कोई आपको कोई डाउट हो किसी फैक्ट में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं समझा दूंगा। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी नहर बताई थी आपको कल? सुएज नहर। दो सागरों को जोड़ती है, कौन कौन सी? लाल और भूमध्य। अब तुम सोचो, तुमको नालायक हो, ना तुमने लिखा, ना तुम्हारे पास ये पीडीएफ पहुंची, और ना ही तुम, अरे सबने नहीं लिखा ना बेटा, हाँ, और ना ही तुम्हारे पास ये पीडीएफ पहुंची है, और ना ही तुमने किताब में पढ़ा है, फिर भी तुम्हारी जबान से एकदम पहली बार तुमने कल सुएज नहर सुना है ना, और फिर तुम्हारी जबान जो है वो एकदम सही सही जवाब दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुमको बहुत सही पढ़ाया है। देखो, तुमको ये सब चीजें जब इतनी याद हो जाती हैं, तो तुम्हें एक नियम, बेटा बिना डिसिप्लिन के आपको जॉब नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मिली, मुझे मिली क्या? नहीं मिली ना, क्योंकि मैं इनडिसिप्लिन आदमी था, और हूं भी, है ना। मेरा कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, तो तहस नहस है जिंदगी। जिसके पास अनुशासन नहीं है उसका शासन नहीं है ना। कई लोग कोचिंग वोचिंग के लिए बताते हैं कि यार पढ़ो उनसे जो सफल है, तो भैया हम तो बहुत बड़े असफल आदमी हैं। हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि असफलता के 1000 रास्ते, कि बेटा यहां यहां ये करोगे तो असफल हो जाओगे, क्योंकि अपन लगभग 1001 रास्तों पे चल के आए हुए हैं। जैसे कई लोग कहते हैं जो सिलेक्टेड हैं उनसे पढ़ो, उनको पता है सिलेक्शन का रास्ता, उनको एक रास्ता पता है कि इस रास्ते से सिलेक्शन होगा। हमें पता है कि इस उम्र में और जो तैयारी करने में बच्चों का कहां कहां किन किन रास्तों में जाने का मन करता है। रमाकांत आचरेकर जी थे,
सचिन तेंदुलकर के कोच साहब है ना, उनका एक बार स्टेट उठा करके देखना, आंकड़े, कि उन्होंने कितने इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और कितना उनका क्रिकेट का करियर रहा। ये नहीं कि मैं अपने आप को और अपने जैसों को डिफेंड करने के लिए कह रहा हूं। आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आता है तो आप पढ़िए, नहीं तो आप किसी सिलेक्टेड व्यक्ति के पास जाइए। रमाकांत आचरेकर का रिकॉर्ड देखना, उस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में एक भी इंटरनेशनल मैच, और ऐसा कहते हैं कि एक ही मैच खेला था, कुछ स्टेट बैंक और कुछ स्टेट के साथ में था बस। और उस आदमी ने महाराष्ट्र के पिछली पीढ़ी के सभी बड़े क्रिकेटर उसी के हैं, वो सबका कोच है। और सबसे बड़ा क्रिकेटर सचिन बनाया ना। अब कह देते कि सचिन तेंदुलकर के पिताजी की, अबे तूने तो भाई एक भी मैच नहीं खेला यार, हम तुम्हारे पास क्यों भेजें। पढ़ाना, समझाना, कोचिंग करना एक अलग विषय है। नहीं आ रहा समझ में? ऐसी अगर बात करें, विराट कोहली के कोच साहब है राजकुमार शर्मा, कभी नाम सुना है? बड़े प्लेयर थे क्या? नहीं थे, लेकिन विराट कोहली जैसा प्लेयर खड़ा कर दिया उस आदमी ने। तो कोचिंग करना एक अलग बात है। तो मैं ये समझा रहा था आपको कि अगर आपको इतनी चीजें याद रहती हैं कि जो तुमने कल पढ़ा था आज उसका तुम आंसर कर रहे हो 80% चीजों का, तो आप सोचिए कि डिसिप्लिन बना करके अगर आप उसको रोज रिवाइज करें, शाम के टाइम अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ करके याद करने की कोशिश करें, तो वो कितने लंबे समय तक याद हो जाएगा। लेकिन तुम करते ही नहीं हो, है ना किशोर कुमार? नहीं करते, समय नहीं मिलता। और अब तो आजकल तो समय मिल ही नहीं रहा होगा क्योंकि शादियां चालू हो गई हैं। वो तो भैया शाम के सकते हो सर, पढ़ाई लिखाई की बात मत करो, शाम को जाना होता है नौता खाने, और उन रसगुल्लों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो कल अपन रिपन पर थे, रिपन पढ़ लिया था, रिबन पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी ये? हाँ, इनको पहली मॉडर्न नर्स कहा जाता है ना। 12 मई को इनके जन्मदिन के अवसर पर अपन इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। बहुत बढ़िया। जब आपको ये पता चल गया कि हंटर आयोग जो है वो उसका संबंध एजुकेशन से है, तो अगर मैंने नहीं लिखा है या किताब में नहीं दिया है डिटेल में, तो आप उसको अपने लेवल पर इंटरनेट पर, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि एजुकेशन के लिए कोई आयोग बनाया था, कुछ नियम बनाने के लिए, कुछ रिपोर्ट्स बनाने के लिए कमीशन बनाया था, तो उस कमीशन, उस आप क्या करोगे? 8082 का डब्ल्यू हंटर आयोग, या डब्ल्यू है या उसका आगे का नाम है, देख लेना, हंटर आयोग। तो वो आपको हंटर आयोग की 4 बातें, और आपको हंटर आयोग तो पता है काहे से रिलेटेड है, एजुकेशन। तो आपको अगर ये जानना है कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या काम किया इसने, तो अपन कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी बताऊंगा, आप कर रहे हो वनडे एग्जाम की तैयारी, आपका टारगेट है एसएससी जीडी और पुलिस वगैरह, ये है ना, उसके लिए इतना अधिक जानकारी जानना जरूरी। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और अगर आपकी इच्छा है कि मुझे थोड़ा सा और डीपली जाना है, तो आप उसको कर सकते हैं। हाँ पूछो, कुछ डाउट चल रहा है तुम्हारे तो है? कल आई नहीं थे तुम? आई थी, भूल गई? हाँ भाई, कारखाना अधिनियम क्या था कि इसमें कुछ नियम बनाए गए थे कारखाने से रिलेटेड काम करने के लिए, कि भैया जो 7 साल तक का जो बालक है, जो बच्चे हैं, वो कारखानों में काम नहीं करेंगे, और जो करेंगे भी तो वो
9 वर्ष तक, 9 वर्ष से करेंगे। कारखानों से याद आया कि अभी नोएडा जो है, अभी आपको पता नहीं है, अभी देश में बड़ा रायता फैला हुआ है। हम बिजी हैं आईपीएल में, हम दूसरी चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि नोएडा के अंदर जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है वो हड़ताल पे है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट करके वो हिंसक प्रोटेस्ट हो गया कुछ दिनों पहले। क्यों? क्योंकि उनको उतना पैसा, समस्या ये है जो न्यूनतम जो वेजेस, जो मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही है। तो नोएडा में जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके मजदूरों ने आंदोलन किया। पहले देखो, हमारे यहाँ तो अब आंदोलन करना एक तरह से ऐसा है, अगर किसी ने आंदोलन कर दिया तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से बिठा देते हैं। आप अपनी बिना मर्जी के काम करते रहिए, जो हो रहा है होते रहने दीजिए, तो आप देश के भक्त हैं। अगर आपने प्रोटेस्ट किया, अपनी डिमांड्स रखी, तो आप देश विरोधी हो गए। अभी उनको ये घोषित कर दिया कि पाकिस्तान कनेक्शन है, फलाना कनेक्शन है, ढिमका कनेक्शन है। अभी पिछले 2 से 3 दिन से पुलिस ने धुआंधार लोगों को उठाया है, खूब न्यूज चल रही है, लेकिन नेशनल टीवी पे नहीं है। आप यूट्यूब पे कुछ चैनल है, उस पर वीडियो दिख जाएंगे, इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे, दूसरी जगह है ही नहीं। मतलब मजदूरों का हालत इतना खतरनाक चल रहा है नोएडा में, बहुत भयानक। उनके बच्चों को उठा ले गई है पुलिस, पूछ रहे हैं तो बता ही नहीं रही है। ऐसे कई विजुअल्स तो ऐसे हैं कि पुलिस वाले लड़कियों को मार रहे हैं, मेल पुलिस वाले गालियां दे रहे हैं। और हमें यह समझ नहीं आता कि जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, जो एकदम आंख बंद करके पक्ष लेते हैं, उनको ये सब पता नहीं क्या, उनकी आत्मा मर चुकी, कि उनको ये भी नहीं दिख रहा कि देखो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पुलिस उठा ले जा रही है, वो कैसे क्या करेंगे। कल ना जाने कितने लोगों के इंटरव्यूज वगैरह हो रहे थे, देख रहा था मैं, वो कह रहे मेरा भाई नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मेरी माँ नहीं मिल रही, पुलिस ले गई है उनको। ना वो थाने में है, ना वो जेल में, पता नहीं कहाँ है, और चल रहा है। और हम बनते जा रहे हैं विश्व गुरु। तो कारखाना अधिनियम से मुझे वो मुद्दा याद आ गया। कारखाना अधिनियम लेके आया था कौन? हाँ। और लास्ट बात, जो वही मजदूरों के बच्चे अधिकतर पुलिस और उसमें भर्ती होते हैं, वही मजदूरों के बच्चे कांस्टेबल वही बनते हैं, और सबसे ज्यादा बनने के बाद अति भी वही करते हैं। ये भी एक अलग बात है। जब तुम मार रहे हो लोगों को, बेकसूरों को, सिर्फ क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो जानती है ना कि तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। लेकिन सब मर जाता है एक समय के, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता। कि जो मजदूर मार रहे हैं महिलाओं को, सीधा ऐसे विजुअल्स हैं, डंडे से मार रहे हैं पुरुष। वो खड़ी हुई हैं कुछ महिलाएं किसी चौराहे पे, कहीं कोई गाड़ी वाड़ी का वेट कर रही है, आई पुलिस वो मार रही है, हटाओ यहां से, भागो यहां से। उनमें से कई सारे बच्चे किसान के होंगे, कई सारे बच्चे मजदूरों के होंगे, अधिकारियों की तो बात नहीं कर रहा मैं। और फिर भी वो सब भूल जाते हैं कि यार ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर थाने में 50 पुलिस वाले हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं यार ये हम नहीं कर पाएंगे, निकाल दो भले ही नौकरी से, हमसे नहीं होगा, हमारी आत्मा ये जवाब नहीं दे सकती, हम ये गलत काम करें। लेकिन उनको भी थोड़ा सा प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, थोड़ा सा आ जाता है ऊपर से। अब ये कारखाने के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, कंपनियों के खिलाफ, तो कंपनियां शांत बैठेंगी क्या? वो अपने लेवल पर निपटेंगी। और अपन को तो पता ही है विभाग के बारे में, सब जानते ही हैं, ज्यादा तो अपन बोल नहीं सकते। तो ये कारखाना अधिनियम था, एक इसके टाइम पे आया था और एक फिर आएगा किसी और गवर्नर जनरल के। और समय समय पर ये कारखाने अधिनियम के माध्यम से क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। ठीक है, हाँ, यहां से हमको पढ़ना था। देखो उसके काल में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। इस युद्ध में जो अंग्रेज हैं वो अंतिम रूप से फाइनली बर्मा को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। और कौन से साम्राज्य में मिला लेते हैं? अपने भारतीय साम्राज्य में उसको मिला लेते हैं। किसको? बर्मा को। और ये बर्मा जो है वहां पर, जैसे अपने इंडिया में भारत का ब्रिटेन का अधिकार है, ऐसे ही बर्मा पर भी किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का। और वहां का वो शासन चलाते हैं, जिस देश को हम आजकल म्यांमार के नाम से जान रहे हैं। बर्मा एक देश है जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, और उसको भारतीय साम्राज्य में ही मिला लेते हैं, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में। अब वो किसका हिस्सा है? ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा। लेकिन कौन से ब्रिटिश साम्राज्य का? इंडियन ब्रिटिश। तो इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य कहां से चलता था?
कलकत्ता से चलता था। इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य कहाँ चलता था? मैंने बोला इंडिया में कहाँ चलता था? कलकत्ता से। एक राजधानी उनने बना ली थी ग्रीष्मकालीन, कौन सी? शिमला। गवर्नर वायसराय शिमला ही में रहता था, ठंडा रहता है ना वो जगह, इसलिए। ठीक, तो अब म्यांमार का शासन भी कलकत्ता से चल रहा है, यहां की गवर्नमेंट उसको चला रही है। फाइनली अगर देखा जाए, यही समझ लो, देखो मैं आपको बहुत ज्यादा फैक्ट बताऊंगा, तो आप जो इस पीपीटी पे जो फैक्ट नहीं है उनको लिख लेना। अब आंग्ल वर्मा युद्ध जो तीसरा वाला है 1885 का, कुछ दिन चला था नवंबर के महीने में, और अंतिम रूप से बर्मा पर हो गया अंग्रेजों का अधिकार। इतनी बात समझ में आई? अब अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा है बर्मा, अब वो शासन चलेगा उसका और वो जो शासन चल रहा है वो अपने यहां से चल रहा है, तो जो नियम कायदे जो सब तय हो रहे हैं वो अपने यहां से तय हो रहे हैं। बर्मा भी आजाद हुआ अंग्रेजों से। हम आजाद हुए 15 अगस्त 1900, इसकी डेट आप देख लेना, अगर आपको मैं बता दूंगा कल। ये आजाद हुआ 1948 में। बर्मा कब आजाद हुआ? लेकिन अगर इस वाले फैक्ट को पचा पाओ तो पचा लेना, नहीं तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप डाइजेस्ट कर लोगे उस वाले फैक्ट को। अभी के लिए थोड़ा बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बर्मा को भारत के शासन से अलग किया गया, वो किया गया था 1935 के अधिनियम से, अधिनियम को बोलते एक्ट, और कब किया गया था? 1937 में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि म्यांमार जो है वो भारत का हिस्सा था, वो अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा था, तो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तो अंग्रेजों ने उसको एक अलग से सेपरेटली यहां के शासन से अलग किया। तो मतलब कि अब बर्मा का जो शासन है वो कलकत्ता से नहीं, वो एक सेपरेट साम्राज्य है ब्रिटेन का, और इंडिया का एक सेपरेट है। सेपरेट कर दिया था उसको। कब कर दिया था? 1935 के अधिनियम से, 1937 में। लेकिन उसको आजादी कब मिली? तो तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ है वो किसके काल में हुआ है? डफरिन के। क्लियर? बर्मा को अंतिम रूप से साम्राज्य में मिला लिया गया। बंगाल टेंडेंसी एक्ट, पंजाब टेंडेंसी एक्ट 1885, 1887। टेंडेंसी एक्ट होता है जैसे काश्तकार, किराएदार, किसान, उन लोगों के लिए। बंगाल टेंडेंसी एक्ट आया, इसके तहत कुल मिलाकर के इतनी सी बात कही गई कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, किसके काल में आई थी जमींदारी व्यवस्था? कॉर्नवालिस के। जो स्थायी बंदोबस्त था उसकी कमियों को दूर करना ये कि अगर कोई काश्तकार बहुत लंबे समय से एक भूमि पर कृषि कर रहा है, लगभग उसको 20 साल हो गए काम करते करते उस भूमि पे, तो उसको इस एक्ट के तहत हम उसका एक तरह से कह सकते हैं कब्जा टाइप दे देगी गवर्नमेंट। तो ऐसे अलग पंजाब में भी इसी तरह का एक एक्ट लेके आए पंजाब के लिए। तो हमें एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना सा याद रखना है कि बंगाल टेंडेंसी एक्ट डफरिन के काल में आया और पंजाब टेंडेंसी एक्ट भी डफरिन के काल में आया। डफरिन के बारे में, टेंडेंसी एक्ट के बारे में नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एक उसका जो सबसे जरूरी जो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। मैं समझाऊंगा ज्यादा तो शायद एक दो ही गवर्नर कंप्लीट हों, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया कि जो घटनाएं घटी हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उनको साथ में ही पढ़ लेते हैं, जिससे दोबारा नहीं पढ़ना होगा। जैसे उससे पहले ये समझो, नागरिक सेवा के विकास के लिए, मतलब वो जो आईसीएस चलता था ना, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए उस व्यवस्था को, तो कौन सा आयोग बनाया था? एचिसन आयोग। और शायद 1888 में बना था ये, कि बेहतर कैसे किया जाए। इसमें एचिसन आयोग ने सिफारिश करी कि उम्र बढ़ाकर कितनी कर दो? वापस से 23 वर्ष। तो एचिसन आयोग का संबंध किससे है? सिविल सर्विसेज से। किसके काल में बना था ये?
डफरिन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको समझ लेते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं, तो फिर आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई किताब भी पढ़ रहे होंगे या अगर मैं आपको नोट्स भेज दूंगा तो आपका काम चल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के लोगों के दिमाग में बड़ा वो रहता है, एकदम विरोध, अरे ये तो एकदम देशद्रोही लोग हैं। आज के हो सकते हैं शायद, वैसे तो मैं किसी को भी देशद्रोही नहीं समझता, ना बीजेपी वालों को, ना टीएमसी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, क्योंकि सब देश की पार्टियां हैं, सब अपने अपने लेवल पे किसके लिए काम करेंगी? देश के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेता देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, चाहे फिर वो मोदी हो चाहे कोई भी हो। वो अपने फायदे के लिए जरूर काम कर रहा होगा, भ्रष्टाचार कर रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा जिससे देश की साख खराब हो। तो देशद्रोही तो अपन नहीं कह सकते किसी किसी को, सबको नहीं कह सकते, एक पार्टी में कुछ कुछ लोग हो सकते हैं। चलो मुद्दे की बात करते हैं। कांग्रेस के बारे में आज की जो जनरेशन है, ज्यादातर जो इंटरनेट चलाती है, उसको जितना मीडिया ने और जितना, भाई तू मेरे से दूर रहे, हाँ सुन ली उसने। एक बार में गया वो, मैंने कहा भाई मुझसे दूर है, देखो चला गया एकदम बाहर कमरे से, क्या मेरा जा रहा हूं मैं, ऐसे कैसे बोला तुमने? मुद्दे पे आओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ज्यादातर हम वही जानकारी रखते हैं जो हमें व्हाट्सएप या वर्तमान समय के सिनेरियो से 10-12 सालों में हमें मिली। लेकिन हमें ये जानना होगा कि ये कैसे बनी और इसका आजादी के उसमें कितना माहौल है, कितना उसका योगदान है। इसके काल की सबसे प्रमुख घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि हुई है 28 दिसंबर 1885 को। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं अपन, यहां जगह नहीं है तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं। देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है, इसके जो नेता है वो कहते हैं कि भैया हम तो जमाने से देश के लिए काम कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं क्योंकि भाई वो कर तो रहे हैं। आप लाख कह लो कि ये गद्दार, वो गद्दार, फलाना गद्दार, ढिमका गद्दार, तुम पूरी पार्टी को गद्दार नहीं कह सकते। बाद में प्रारंभिक तौर पर सभी जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं वो सब इसके हिस्सा हैं, जिसके बारे में भी आप पढ़ लो। वर्तमान जो कांग्रेस की विरोधी पार्टी है वो है भाजपा। तो भाजपा सरदार पटेल को आगे लेके आती है कि सरदार पटेल ने ये किया। अरे तो सरदार पटेल भी किस पार्टी के हिस्सा थे ये तो बताओ। उनने कभी इस्तीफा नहीं दिया सरदार पटेल ने कांग्रेस से, अंतिम समय तक कांग्रेस के सदस्य रहे। अगर इतनी खराब लोग थे वो तो इस्तीफा तो दे देते, क्योंकि सरदार पटेल की जो व्यक्तित्व है वो उस प्रकार का तो नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज कर लें। उनको लोह पुरुष कहा जा रहा है। तो सभी जो बड़े नेता आप नाम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी देखें तो प्रारंभिक तौर पर वो कांग्रेस के ही पार्ट थे, बाद में अलग हो गए क्योंकि मतभेद हो गए। वो चाहते थे ऐसा काम होना चाहिए, कांग्रेस वाले कहते थे ऐसा। और कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, पहले का या वर्तमान में, कोई भी भगवान नहीं है। सब लोग कौन है? इंसान है। तो इंसान गलतियां भी करेगा, भ्रष्टाचार भी करेगा, सब करेगा। लेकिन अपन तुलना करते हैं कि थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं कर रहा है कोई। जैसे हम रिपिन को कह रहे हैं भारत का उद्धारक, तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने कुछ ठीक ठाक काम किए थे जनता के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो एक ऐसी घटना नहीं थी कि बस एकदम से स्थापना हो गई, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और इसकी स्थापना जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। इतना समझ में आया? देखो क्या है, कांग्रेस के फैक्ट जो है वो तुम रट लोगे, लेकिन कांग्रेस है या दूसरे जो संगठन है उनका जब कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी। समझना आराम से। 1857 की क्रांति जब हो गई तो अंग्रेज बहुत परेशान हुए। अंग्रेजों को यह लगा कि यार इतनी बड़ी क्रांति की तैयारी कैसे हो गई। भाई अगर कोई क्रांति विरोध हो रहा है तो गवर्नमेंट को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस, उनके लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, वो बता देते हैं जाकर के, है ना।
कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, तो सरकार उनको होने से पहले ही रोक लेती है ना। तो डफरिन और गवर्नर जनरल ब्रिटेन की गवर्नमेंट ये टेंशन में थी कि आगे ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कई किताबें लिखती हैं कि डफरिन के कहने पे ही एक सेफ्टी वाल्व के रूप में, और सेफ्टी वाल्व का जो कॉन्सेप्ट है वो लाला लाजपत राय का है, उसको बड़े उसमें समझाया उन्होंने। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो एक सेफ्टी वाल्व की तरह 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 एओ ह्यूम ने करी थी, मतलब कि एक बीच का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि जो नीचे की जो चल रहा है खबर वो ऊपर तक पहुंचाए। अच्छा, पहले के जमाने में शिक्षित लोग जो हैं वो कम संख्या में थे, अशिक्षित लोग ज्यादा संख्या में थे। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज पढ़े लिखे गंवार हैं, उनके पास केवल डिग्री है और ज्ञान नहीं है इनमें, हाँ बुद्धि नहीं है बिल्कुल। आज की तो स्थिति और गंभीर है। तो अंग्रेजों ने, या यूं कहें कि एओ ह्यूम या डफरिन अगर मिले हुए हैं, तो एक कंडीशन बता रहा हूं फिर दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर एओ ह्यूम और डफरिन दोनों मिले हुए हैं तो उसका यह हो सकता है कि उन्होंने इसलिए इस संगठन को बनाया कि नीचे क्या चल रहा है, जो शिक्षित वर्ग है, हम उसकी जो असंतोष है उसके मन में हम पहले से ही पता कर करके उसको सॉल्यूशन कर देंगे, तो देन कोई बड़ा विद्रोह भड़केगा ही नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल्व की तरह देखा जाता है। फिर आपको ये लग रहा होगा कि तो सर उस जमाने के जो नेता लोग थे, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई? उनको भी बात समझ में आई। उनको भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चाहिए थी कि जो अपनी बात ऊपर तक आसानी से पहुंचा सके। तो उन्होंने शुरुआत में जिस तरह से वो संगठन चला, कौन सा? कांग्रेस। कांग्रेस एक इंग्लिश का वर्ड है भैया, जिसका अर्थ होता है रिप्रेजेंटेशन, व्यक्तियों का समूह। आप कभी भी कांग्रेस सुन लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी मत समझ लिया करो कि कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको लेकर के नाम रखा गया। तो हुआ क्या, इस जब स्थापना हो रही थी, ये रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी हैं आईसीएस स्तर के, इन्होंने शिमला में जाकर के एक मीटिंग करी। देन ये डिसाइड हुआ, उस जमाने के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया। उस जमाने के बड़े बड़े नेता कौन? दादा भाई नेहरूजी, डब्ल्यूसी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब और भी कई सारे नेता। उन सबको इकट्ठा किया और ने डिसीजन लिया कि बिल्कुल सही। तो एकदम से प्रारंभ में संगठन बना और उन्होंने एकदम से राष्ट्रवादी वाली घटनाएं स्टार्ट नहीं कर दी। कर देते तो अंग्रेज उस संगठन को तुरंत ही, उन्होंने एक तरह से एओ ह्यूम का यूज किया कि भैया इसके माध्यम से बन जाएगा, बढ़िया है, बनने दो। तो प्रारंभ में कांग्रेस 1885 से लेकर के 1905, कांग्रेस के कार्यकाल को दो भागों में बांटा जाता है। कितने? 1885 और 1905। 1905 से लेके 1919 इसको कहते हैं उदारवादी काल और इसको कहते हैं उग्रवादी काल। इसको कह दो नरम, इसको कह दो गरम। प्रारंभ में जो कांग्रेस पार्टी रही एकदम बढ़िया, क्योंकि उनके नेता भी ऐसे ही थे, सीधे सच्चे थोड़े से। वो ये सोचते थे कि अंग्रेजी जो शासन है वो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें ज्यादा, लेकिन अगर अपन पत्र भेजेंगे, डिमांड करेंगे तो अपनी मांगे पूरी होंगी। मतलब उनका जो भरोसा था वो इस प्रकार का था कि जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी मांग रखेंगे तो गवर्नमेंट हमारी सुनेगी। तो उस प्रकार की विचारधारा के सभी नेताओं को कहा गया। कैसे नेता हैं वो? लिबरल्स हैं, वो उदारवादी हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कोई अनुनय विनय करने वाले, अपना काम कैसे कराने वाले? अनुनय विनय करके। लेकिन 1905 में देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस एक दल है। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस से पहले कोई दल थे नहीं। कांग्रेस से पहले भी कई सारे दल थे जो अलग अलग मुद्दों पर, कोई जमींदारी व्यवस्था के विरोध में बना, कोई जमींदारों से सॉल्यूशन के लिए, कोई एग्रीकल्चर के सॉल्यूशन के लिए बना, कोई पॉलिटिकल अंग्रेजों से डिमांड रखने के लिए बना। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी बनी वो पिछले दूसरे संगठनों से थोड़ा सा अलग।
इसमें उस टाइम के बड़े बड़े नेता लोग थे। दादा भाई नेहरू जी तो सबसे बड़ा नाम था उस जमाने का। दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और फिर और जुड़ते गए, बाल गंगाधर तिलक, कारबा बढ़ता चला गया। अच्छा, इसकी स्थापना की हम बात कर रहे थे। इसकी स्थापना के लिए सब तय हुआ भाई साहब, पुणे नाम की एक जगह है, वहां मीटिंग होनी थी। लेकिन वहां एक गंभीर बीमारी फैली जो बैक्टीरिया से फैलती है। आप लोगों ने सुना होगा, प्लेग, चूहों से अधिकतर फैलने वाली बीमारी प्लेग। प्लेग वहां फैल गया था बुरी तरह, महामारी के रूप में। तो वो जो प्लेग था, उस प्लेग की वजह से वो जो मीटिंग है वो ट्रांसफर की गई मुंबई। प्लेग के बारे में भी बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी भी बता सकता हूं लेकिन आगे बताऊंगा प्लेग के। अभी इतना जान लो, प्लेग महामारी, चूहे होते हैं ना, चूहे के ऊपर कुछ वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, पिस्सू बोल देते हैं अपन उसको बोलचाल की भाषा में, उनमें रहता है वो बैक्टीरिया, और वो आपसे संपर्क में आ जाता है या आप उसके संपर्क में आ जाते हो तो वो आपको प्लेग हो जाता है। अब तो इसकी दवाई ववाई बिल्कुल एकदम है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पहले बहुत महामारी के तौर पे रही है। और प्लेग से 1800, एक आंकड़ा है, 1897 से लेकर के 1919 तक लगभग अपने देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे प्लेग बीमारी की वजह से, महामारी की वजह से। पुणे में फैल गया था प्लेग। तो ये मीटिंग ट्रांसफर की गई। ट्रांसफर की गई कहां पर? मुंबई में। तो पहला जो अधिवेशन अपन बोलते हैं, पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर? उस जमाने का बंबई। बंबई में कहा? बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या विद्यालय, वो मैं बता दूंगा आपको, शायद विद्यालय है। यहां पर मीटिंग हुई। कुल 72 प्रतिनिधि पहुंचे अलग अलग देश के हिस्सों से। कितने प्रतिनिधि पहुंचे? 72। बंगाल से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। अलग अलग जगह से अलग अलग, सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि थे वो बंबई के ही प्रतिनिधि थे। हम पढ़ रहे हैं किसकी स्थापना? कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। 28 दिसंबर 1885 को यह स्थापना की गई, और इस स्थापना के द्वारा एक संगठन बना जिसका नाम रखा गया, क्या? जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय संघ। हां, जिसका नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय, क्या नाम रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष। और केवल ये समझ लो कि 72 लोगों की एक टीम तैयार हुई, जिसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आम जनता का भी कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। अब किसी को नहीं पता था कि यह आगे चल करके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। इसमें अब लोग जुड़ेंगे। लोग जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्होंने तय किया कि हर साल हम एक मीटिंग किया करेंगे, हर साल दिसंबर के ही महीने में, और देश के अलग अलग हिस्सों में करेंगे। कहां करेंगे? देश के अलग अलग हिस्सों में हम मीटिंग करेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे लोग जुड़ेंगे, है ना? तो कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन अलग अलग जगह होने लगे। अगला अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। कहां पर हुआ? पहला कहां हुआ था? अगला कहां हुआ है? कलकत्ता में जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया दादा भाई नेहरू जी को। देखो 1885 में अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में अध्यक्ष कौन है? ये यहां कहां हुआ है ये अधिवेशन? ये कहां हुआ है? पहला अधिवेशन है, फर्स्ट। तो इस वाले अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि इस संगठन का नाम राष्ट्रीय संघ नहीं है, अपन इस संगठन का नाम रखते हैं क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
कोई कांग्रेस को कट्टर समर्थक हो, बाबू से पूछ लियो, बहुआ नहीं पता हो। बात से कही हो कि काहे तुम्हारे जो कांग्रेस को नाम पहले कांग्रेस नहीं है तो कहा तो बताओ। तुम्हें पता है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया। किसने किसने इसका नाम दिया? कांग्रेस पार्टी का नाम, कांग्रेस पार्टी का नाम किसने दिया भैया? दादा भाई नेहरू जी ने क्या नाम दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय संघ। मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो कहां से आए थे? बंबई से, क्योंकि बंबई में हो रहा था ये आयोजन। ठीक है, कहां पर हो रहा था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय या महाविद्यालय, वो देख लेना। यहां से 38 लोग थे, 72 प्रतिनिधि, 38 प्रतिनिधि बंबई से थे। और ये कारवां चल पड़ा। हर साल अलग अलग जगह पर मीटिंग होती थी, अलग अलग जगह पर हर साल। तो अब सुनो जरा, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कांग्रेस के अधिवेशन, और हर एक अधिवेशन में कुछ स्पेशल हुआ है। तो कई सारे अधिवेशन जो हैं वो 1885 से चालू हुए अधिवेशन कब तक चले? 1947-48 तक चले, और उसके बाद भी चले, आजादी के बाद भी चले। लेकिन हमें 48 तक पढ़ लो, सही रहेगा मामला। तो 48 तक के जो अधिवेशन है, और उनमें से कुछ अधिवेशन प्रमुख हैं, इंपोर्टेंट हैं, तो हमको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो बैठ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की पार्टी एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई, जो कि एक स्कॉटिश नागरिक था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी था, रिटायर्ड था, और जनरल सेक्रेटरी के पद पर था। कौन? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। एओ ह्यूम को बोला जाता है हर्मिट और शिमला का संत, पर्यावरण का बहुत बड़ा जानकार। ऐसे कहते हैं कि उसने खुद का एक चिड़ियाघर बना रखा था, बहुत जानकार था पर्यावरण का, बहुत शौकीन आदमी था नेचर का। वो महासचिव के पद पर रहा, अब शायद चेक करना, मैं थोड़ा दिमाग से निकल रहा, 1906 या 7 तक या 5 तक। उसके बाद डेथ हो गई। वो जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का। अध्यक्ष हर साल किसकी बात हुई है? एओ एलन एक्टोवियन ह्यूम, उसका पूरा नाम है, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसे सुन लो। क्या नाम था? एलन एक्टोवियन ह्यूम। रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी, मुख्य रूप से, मूल रूप से स्कॉटिश नागरिक, कांग्रेस के महासचिव के पद पर लंबे समय तक रहा। जिसने बनाई कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। तो जो कहते ना, अरे उसने, अरे भाई उस समय की सिचुएशन तो समझो। अब वो कह देते हैं कि अरे अंग्रेज ने बनाई, अरे बनाई किसने, क्यों बनाई, किस कंडीशन में बनी, वो तो देखो। और समय के साथ वो चीज बढ़ती गई। 1885 से लेकर के 1905 तक का काल कहलाता है उदारवादी काल। उदारवादी काल मतलब यहाँ के जो लीडर्स थे सब उदारवादी टाइप थे, सरकार से डिमांड करते थे कि हमारी मांग पूरी कर दो, कर दोगे तो ठीक है। ये थे ऐसे कि नहीं 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 नहीं, नहीं करेंगे तो करवा लेंगे। हाँ, इनका खतरनाक काम था, काम ही नहीं करेंगे, हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनमें प्रमुख नेता अपने जैसे दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, उदारवादियों में और भी नेता थे कई सारे, रास बिहारी घोष, इनमें मुख्य हैं दादा भाई नेहरू जी। इनमें थे बाल लाल पाल और अरविंद घोष। कौन कौन? लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। बाल लाल पाल। अच्छा, हमारे ग्वालियर में तीनों महापुरुषों की एक जगह मूर्ति लगी हुई है, मैंने आपको बताया भी था। उस टाइम पे तो किसी का मुंह नहीं चल रहा था, तुम कहते हैं सर इनकी कहां लगी, कहां मूर्ति? अपने ग्वालियर में इनकी एक मूर्ति लगी हुई है, तीनों की साथ में, है ना। अब वो कह रहे हैं कहां पे लगी है सर? अपने ग्वालियर में वो जो चिड़ियाघर है वहां पर जो तिराया है, वहां पर अब की बार जाओ तो पढ़ ना जा करके, अपन देख ध्यान ही नहीं देते। तो इन तीनों महापुरुषों की मूर्तियां हैं। तो सुनो अब आराम से, हम अपन कांग्रेस खत्म, फिर दूसरा वो पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा की गई। कब? 28 दिसंबर 1885
इसको सेफ्टी वाल्व के तौर पर देखा जा गया प्रारंभ में। कैसे? सेफ्टी वाल्व के तौर पर देखा गया। ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था, आईसीएस अधिकारी था, सिविल सर्विसेज, पर्यावरण का जानकार था, नेचर प्रेमी था। इसको हर्मिट और शिमला कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला। और यह कांग्रेस में लंबे समय तक महासचिव के पद पर रहा। कांग्रेस पार्टी जब बनी तो उसने प्रारंभ में उसका नाम था राष्ट्रीय संघ, बाद में उसका कांग्रेस कर दिया गया। पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। पहले मीटिंग होने वाली थी पुणे में, फिर मीटिंग हुई बंबई में। कुल लोग पहले अधिवेशन में कितने लोग बैठ पहुंचे? 72। और वो कारवा हर साल, हाँ, दूसरे में 400 कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। अच्छा, एक सिनेरियो समझ लो, आगे काम आएगा। इस काल में बंगाल जो है, बंगाल सबसे ज्वलंत राज्य बना हुआ है। ज्वलंत राज्य मतलब यहां पर राष्ट्रीय एक्टिविटी बहुत हो रही है, खूब सारे आंदोलन हो रहे हैं, खूब बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं। तो अंग्रेजों की गले की फांस बन रहा है बंगाल, दिक्कत होने वाली है। और बंगाल में राजा एक नेता थे जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत बड़े नेता थे। ऐसा लिखते हैं लेखक कि इनका इतना हिसाब किताब था युवाओं के बीच में, इतनी पॉपुलैरिटी थी कि युवा इनके प्रति बिल्कुल एकदम, इनको बोलते थे बेताज बादशाह, बिना तिलक का राजा। इनने खुद एक संगठन बना रखा था बंगाल में, खुद संगठन चलाते थे, जिसको बाद में इन्होंने 1886 में काय में मिला दिया? कांग्रेस में। मैंने बोला ना कि बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था पहले अधिवेशन में, इसी कारण नहीं पहुंचा था क्योंकि इनकी भी उसी समय मीटिंग बुलाई थी इन्होंने बंगाल के अंदर। और बहुत बड़ा नेता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत बड़ा। तो अब ये कैरेक्टर्स हैं आपकी हिस्ट्री के, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये सब कैरेक्टर्स हैं आपकी हिस्ट्री के। अब पूरी हिस्ट्री इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। और एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूमेगी पूरी, कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस ने ये मांगा, कांग्रेस ने ये किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई संगठन नहीं थे, बहुत सारे थे, लेकिन बड़ा संगठन यही था, ज्यादा लोग इसी से जुड़े थे, और उस जमाने के बड़े बड़े लोग इन्हीं के सदस्य थे। क्लियर है क्या? फिर आगे चल के इन्हीं के नेताओं में आगे चल के क्या हो गया? मतभेद हो गए। मैं पूरा कांग्रेस टॉपिक समझा रहा हूं, आज का मुद्दा ही कांग्रेस है, ये समझ लो, जिससे आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। मतभेद होना चालू हो गए बहुत तेजी से, और उस मतभेद का एक कारण अंग्रेजों के कार्यकलाप। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं भयानक, हर स्तर पर। तो जो उदारवादी नेता है उनका एक प्रोसेस है कि लेटर लिखेंगे, निवेदन करेंगे कि कार्रवाई कर दीजिए। और जो थोड़े से उग्र विचारधारा के लोग हैं वो कह रहे हैं ऐसे नहीं मानेंगे, ये मानेंगे जूते से ही। वो थोड़े से उग्र विचारधारा के थे। अब तुम्हें पसंद आ रहे होंगे उग्र वाले ही, हाँ बेटा, लेकिन उग्र से काम नहीं चलता है जब आपके पास ताकत ना हो। तो पहले वो ताकत इकट्ठी की जाती है। उग्रवादी विचारधारा 1905 तक आते आते इसलिए पनपी क्योंकि 1905 तक आते आते कांग्रेस पार्टी का जो है, जो एरिया है, वो काफी ज्यादा, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो यह करना था कि इस पूरे देश के लोगों को एक मंच पे लाना। क्योंकि साउथ की विचारधारा अलग है, नॉर्थ की अलग है, पूर्व की अलग है, पश्चिम की अलग है। तो सबसे पहले उनको एक देश के तौर पर फ्रेम तो कर लो, नहीं तो वो कहें कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं अंग्रेजों से। तो सबसे पहला काम उन्होंने वो किया, अलग अलग जगह पर ला करके एक फ्रेम में लाना। और जब एक फ्रेम में आ गए तो फिर उनको समझ में आया कि यार अपना तो एक ही दुश्मन है जो हमारा शोषण कर रहा है। 1905 के बाद इसीलिए क्योंकि 1905 में जो गवर्नर जनरल था, जिसको वायसराय कहते हैं, वो था कर्जन। सबसे अगर हरामियों की लिस्ट बनेगी इस देश में वायसरायों की,
तो ये संयुक्त रूप से पहले नंबर पे आएगा, या ये पहले पे आएगा, इसके साथ संयुक्त रूप से दूसरे आएंगे। इसको गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आधुनिक भारत का औरंगजेब है। आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है इसको। कौन? कर्जन। डफरिन है, कर्जन है। ये कर्जन जो है बहुत खतरनाक आदमी है। इसने बहुत रायता फैलाया, उस रायते को हम आज तक नहीं समेट पा रहे हैं। ये सुन लो आप, हम उस रायते को, इतना भयानक रायता फैलाया इसने, हम उसको अभी तक नहीं समेट पाए हैं। सबसे बड़ा रायता इसने फैलाया हिंदू मुस्लिम वाला, सांप्रदायिक रायता। हमारे देश की जो ताकत थी, जो 1857 में हम लड़े, वो ताकत थी यूनिटी। हालांकि कई लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, अगर मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा तो मुझे गाली देंगे, अरे देखो ये, अब उनने थोड़ा कम पढ़ा है। लोगों को आजकल एक गलतफहमी है कि हम तो बहुत जानते हैं। इंटरनेट पे दो नेताओं की रील देख ली, दो चार इन्फ्लुएंसर्स की, और व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ लिए, और किसी पार्टी की विचारधारा को फॉलो कर लिया, तो अपन बन गए कौन? राष्ट्रभक्त। लेकिन राष्ट्रभक्त ऐसा नहीं है। मुद्दे पे आओ। कर्जन ने हिंदू मुसलमान का रायता बहुत बुरी तरह फैलाया था, और बहुत सिस्टमैटिक वे में फैलाया, बहुत योजनाबद्ध तरीके से कर्जन ने। तो इसीलिए कर्जन के टाइम पर ही कांग्रेस में मतभेद हुए कि अब हमको किस तरह से आंदोलन को चलाना, मतलब कांग्रेस जो है किस तरह से चलानी है। ऐसे ही करते रहेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। जो गरम दल के कह रहे हैं कि यार क्या होता है इससे, तुम्हारी बात मानी नहीं मानी, अभी लगाते तो जूता समझ में आ जाता एकदम। तो इस विचारधारा के लोग हैं। तो कांग्रेस में क्या हो गया? मतभेद होने लगा। वो क्यों होने लगा वो मैं आगे बताऊंगा। गवर्नर जनरल के साथ साथ कांग्रेस की एक्टिविटी भी चलेगी। अच्छा, कांग्रेस कब बनी थी बेटा? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? कहां पर हुआ था? कितने लोग आए थे? बंगाल से। क्यों? मीटिंग चल रही थी किसकी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल का या भारत का एक महापुरुष जिसको कहते हैं बिना तिलक का राजा, कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी आईसीएस अधिकारी रहे, लेकिन इनको नौकरी नहीं दी गई थी, किन्हीं कारणों से नौकरी नहीं मिल पाई थी इनको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अच्छा, कांग्रेस में कब मतभेद स्टार्ट हो गए थे? साफ दिखने लगे थे मतभेद कब से? 1905 से। 1905 से। और सबसे हरामियों की लिस्ट में सबसे हरामी वायसराय कौन? सबसे हरामी, खा गया भाई सब देश को। बहुत खतरनाक आदमी है ये। इसने बहुत चेंज करे, इस आदमी ने बहुत चेंज, बहुत चेंज। मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोग बाग महात्मा गांधी को गालियां देते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं, उस जमाने के कई सारे नेताओं को गालियां देते हैं। कर्जन को तो मैंने आज तक गाली देते हुए किसी को नहीं सुना कि कर्जन ने ऐसी तैसी कर दी, कर्जन ने ये किया था। भैया, खून चूसा तुम्हारे देश के लोगों का अपनी नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने, लेकिन हम उन्हीं लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। पता नहीं क्यों। करेक्ट जानकारी। गलतियां तो सबसे गलतियां हो सकती हैं। कर्जन बहुत हरामी वायसराय था, उसका नाम आते ही एकदम से आंख फड़कने लगती है मेरी तो, कि अभी मिल जाए उसकी अगर आत्मा वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना इस संसार में, अगर हुआ भाई साहब ऊपर जाके, हाँ, अपनी टीम बना करके उसकी कुटाई कर दूंगा मैं। कहीं भी पहले उसका पता लगाऊंगा कौन से कमरे में रह रहा है। नरक में ही होगा, और अपने कर्मों के अपनों को भी नरक ही मिलेगा, स्वर्ग तो मिलने से रहा तो वही मिलेगा। उसका पता पूछ के पूरी टीम बना के ले जाऊंगा कि लेके आओ इस कर्जन को। कर्जन आएगा इसके बाद। कौन है? लैंसडाउन। डफरिन हमने पढ़ लिया। डफरिन में सबसे बड़ी घटना है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना को हमने डिटेल में जान लिया। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कांग्रेस पार्टी बनी, राष्ट्रीय संघ नाम था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, उन्होंने नाम चेंज किया। पहला अध्यक्ष था बमेश चंद्र बनर्जी। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं जिससे समझ में आए। बमेश चंद्र बनर्जी, यह तय हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में मीटिंग करेंगे। हर साल दिसंबर के महीने में अधिवेशन होता था, एक अध्यक्ष चुना जाता था। एओ ह्यूम ने उसको किया है। एओ ह्यूम को बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। महासचिव के पद पर नियुक्त था, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी था।
और कांग्रेस पार्टी सीधी बढ़िया उसका चल रहा था मामला, हर साल एक एक अध्यक्ष होते थे। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कांग्रेस के बारे में कि पहला अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने? 3 बार, अलग अलग समय पर। कितनी बार? 3 बार। वो आगे पढ़ेंगे सब आएगा समझ में। 1885, 1893, 1905 अगर बताना चाहूं तो मैं। अब पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूल 1888। इस तरह से हमको क्या याद करना है कांग्रेस के बारे में? उसके अधिवेशन, उसका अध्यक्ष। सारे नहीं कर रहे, जो अलग है वो करना है बस। मतभेद का चालू, अच्छा उदारवादी काल कब से कब तक कहते हैं इंडियन हिस्ट्री का? 1885 से 1905। फिर उग्रवादी काल कहलाता है 1905 से, उग्र मतलब थोड़ा सा गर्म विचारधारा, 1919। 1919 के बाद क्या हुआ? फिर कौन सा काल है? वो है गांधी युग। कौन सा युग बोलते उसको? तो एक ही किंग है भाई फिर तो। उसके बाद आप कितनी भी गाली दे लो महात्मा गांधी को, कुछ भी कह लो उस आदमी के बारे में, आप केवल गालियां दे सकते हैं। और गालियां देने के बाद जब 2 अक्टूबर आएगा, इस देश के कई सारे नेता हैं जो सरकार में हैं जो उनको बहुत गालियां देते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को आपको उनकी समाधि पे जाना ही पड़ेगा। आपके जो मुखिया हैं वो जाते ही हैं और नमन करके आते हैं, चाहे भले वो अंदर कछु कहते रहे। इतना बड़ा नाम है वो आदमी, मर चुका है इतने साल पहले। सोचो आप, अभी ईरान में एक अस्पताल था महात्मा गांधी अस्पताल, जिस पर बम गिरा, तहस नहस हो गया वो अस्पताल। तो महात्मा गांधी के नाम से अस्पताल ईरान में भी बना है, ये ध्यान रखना। तुम्हारे नाम से तुम्हारा घर में एक कमरा नहीं है और तुम गरिया रहे हो किसको? तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम दुनिया के हर बड़े शहर में जाओगे, दुनिया के हर बड़े शहर में उस आदमी की मूर्ति लगी है, और किसी की क्यों नहीं? कभी ऐसे सोचा करो ना, थोड़ा क्वेश्चन किया करो खुद से। यूनिवर्सिटियों में उस व्यक्ति के बारे में पढ़ाया जाता है तो कुछ तो उस आदमी, भाई हम बेवकूफ हैं, इस देश के कई लोग बेवकूफ हैं, वो पूरी दुनिया बेवकूफ है कि उस आदमी को इतना वो कर रखी है, सब तो बेवकूफ। ये मैंने खुद से पूछा था 2014 के बाद। 2014 तक मैं खूब गालियां देता था मारना, सही बता रहा हूं, लिटरली ये एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। अब तो ऑनलाइन जाएगा तो ऑनलाइन भी एक्सेप्ट है ये बात खूब। लेकिन मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि हर देश के बड़े शहर में उनकी मूर्ति है, लगभग हर देश में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। कोई भी आता है वो कहता है मैं गांधीवादी। नेल्सन मंडेला 20-25 साल जेल में रहे और जब जेल से छूटे राष्ट्रपति बने तो कह रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी को मान रहा है। मैंने कहा यार है क्या इस आदमी में, पता तो करो। फिर लगा कि अरे व्यक्ति बंदे में है दम, तो वक्त है बाजीराव सिंघम। तुम अपने गली के कांस्टेबल से कुछ नहीं कह पाओगे गलत होने पे। तुम्हारे गली का सरपंच तुम्हें कूट देगा, भले ही गलत कर रहा हो तो तुम कहोगे चलो रहने दो। वो आदमी डफरिन की वजह से लेट हो रहा है, वो सॉरी हार्डिंग की वजह से लेट हो रहा है। गवर्नर जनरल वायसराय, वायसराय मतलब प्रधानमंत्री आज का, वो बगल में बैठा है और वो कह रहा है कि मैं इस आदमी की वजह से लेट हो गया, साफ कह रहा है। इतनी बड़ी 56 इंच की असल छाती वाला आदमी, तुम उसको, तो वो 1919 के बाद का जो युग है उसको अपन गांधी युग की वजह से पढ़ते हैं। अभी तक तो पढ़ते हैं, भविष्य में सरकार चेंज वेंज कर दे अलग बात है। गांधी जी को कर्जन बता दे। चलिए, इसके काल में कौन सा अधिनियम? इसमें वो उम्र बढ़ा करके जो 7 साल थी ना, वो कितनी कर दी गई? 9 साल। जो पहला जो कारखाना अधिनियम था ना, उसमें 7 साल था, इसमें 9 साल कर दिया कि 9 साल तक के बच्चों को, हाँ, और उसके बाद भी वो काम करेंगे। 9 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो जोखिम भरा काम नहीं करेंगे, ठीक। और महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया कि 9 घंटे काम करेंगी, वो 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती, जिसमें उनके 1-1.5 घंटे का रेस्ट भी होगा कारखानों के अंदर। और एक सप्ते में 1 दिन की छुट्टी फिक्स कर दी गई कानूनी रूप से। यह था दूसरा कारखाना अधिनियम। क्लियर है? हाँ, पीपीटी वीपीटी पढ़ा रहे हैं तो मैं हो रही बोरियत भयानक, क्योंकि तुम्हें लिखने की आदत है। मजदूर हो, मजदूरी ऐसा अपने अंदर है ही एकदम। सर ऐसे आराम से पढ़ने की आदत नहीं है सर, लिखाते रहो, पेन चलता रहना चाहिए। तो इस लाइन को लिखो ना, तुम लिख लो इस बात को कि दूसरा कारखाना अधिनियम 9 साल
किया गया, एक दिन की छुट्टी महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया गया। काम कितने घंटे? 9 घंटे। डूरंड आयोग की स्थापना, डूरंड आयोग मतलब वो 1894 में अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन खींची गई, तो डूरंड नाम का अंग्रेजी अधिकारी था, उसके सानिध्य में एक आयोग बनाया, सीमा निर्धारित की गई भारत और अफगानिस्तान के बीच की। इतनी सी बात है। डूरंड, अच्छा इसलिए उस लाइन को क्या कहते हैं? इसलिए उस लाइन को ड्यूरंड रेखा कहते हैं, ड्यूरंड लाइन कहते हैं। ड्यूरंड जो है वो अंग्रेज अधिकारी है। ड्यूरंड के नाम पर एक फुटबॉल कप भी है, जो कहते हैं कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल आयोजन है ड्यूरंड कप। क्लियर है? ड्यूरंड कौन था? अंग्रेज अधिकारी। भारत परिषद अधिनियम 1892, इंग्लैंड से एक एक्ट और बन के आया इंडिया के लिए, जिसमें अलग अलग बातें कही गई, थोड़ा सा प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, और पहली बार इलेक्शन जैसा कुछ प्रोसेस देखने को भारत में मिला। इलेक्शन नहीं है, ना ही उस कानून में इलेक्शन का जिक्र है, लेकिन इलेक्शन जैसी कुछ प्रक्रिया नजर में आई आधिकारिक तौर पे। तो हम कह सकते हैं, इसके लिए अपन एक फैक्ट ये पढ़ते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कौन सा एक्ट? इन सभी एक्ट को जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो बड़े विस्तार पूर्वक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट है कि भैया शादी ब्याह की उम्र, ठीक, इसमें फिक्स कर दी गई कि भैया लड़कियों की शादी की उम्र है कितनी? अरे यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे उस जमाने की बात कर रहे हैं अपन, अभी की बात थोड़ी कर रहे हैं। हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं? तो ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये केवल इतना पूछा जाता है कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये किसके काल में? लैंसडाउन। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें 1893 में अफीम आयोग बनाया गया। अफीम आयोग मतलब अफीम जानते ही हो तुम लोग, अपना मंदसौर जिला, नीमच जिला अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। अपना जो अगर क्षेत्र वाइज देखें तो मालवा अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ पर अफीम आयोग बनाया गया इसलिए क्योंकि अफीम को लेकर के गवर्नमेंट को खूब पैसा मिलता था। अफीम का लोग प्रयोग भी करते थे। आप बढ़िया अफीम चाट के घूम रहे हैं, आज भी घूमते ही हैं लोग बाग। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि इसको अपन बंद कर दें, कि इसका प्रोडक्शन चालू रखें, या कितना प्रोडक्शन करें कितना प्रोडक्शन ना करें। तो उन्होंने एक अफीम कमीशन बनाया, जो कि कब बनाया? 1893 में। क्लियर है क्या? 1893 में एक व्यक्ति हैं, उनकी अध्यक्षता में बनाया, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है कपिल सर जीएस वाले, उसमें मैं आपको भेज दूंगा। अफीम आयोग बनाया, तो हमको केवल इतना याद रखना है कि अफीम आयोग बना था किसके काल में, और उसका अध्यक्ष का नाम मैं भी बता दूंगा जाते जाते आपको, ठीक है। तो चलिए, डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? 84 से 88। 88 के बाद कौन आया? 80 से 84, सॉरी सॉरी कहां गया डफरिन? ये रहा, डफरिन आया 84 से 88। 88 के बाद आया कौन? लैंसडाउन। लैंसडाउन कब से कब तक है? 94 से लेके 99 तक कौन है? एल्गिन द्वितीय। इसके बारे में कुछ लिखा है क्या? तो इसके बारे में पढ़नी नहीं है अपन को। ये कहता था कि हमने हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता है, और तलवार के बल पर ही हम इसको शासन करेंगे। आप अंग्रेजों के प्रति इसलिए इतने नरम हो कि तुम पढ़ाया नहीं गया। उनकी करतूतों के बारे में डिटेल में लिखाया जाए ना, तो मजा सा आ जाएगा सबको। जो आजादी के केवल 70 साल, आजादी 80 साल हुए हैं, और सब फलाने ढिमका
बने फिर रहे हैं अपने आप में तुर्रम खां, उनको सबको पता लग जाएगा क्या किया उन्होंने पूर्वजों के साथ, किसानों के साथ क्या किया, मिल के कारखाने वालों के साथ क्या किया। फिर आप कंपैरिजन करोगे, वो भी सरकार थी, आज की भी सरकार है, क्या आज की सरकार भी ऐसा ही कुछ कर रही है क्या? तो आप कंपैरिजन करने लगोगे। फिर एल्गिन द्वितीय कहता था कि हमने इस देश को तलवार के बल पे जीता और हम इस देश को तलवार के बल पे ही शासित करेंगे। ठीक है, ये कोटेशन है, ये पूछा जाता है कि ये किसका है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये किसका कोटेशन है भैया। कि हम, अरे उतना ही लिख लो, पूरा शब्दशाल नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास जो किताब होगी उसमें ये दिया गया होगा, 100% दिया गया होगा कि हमने इस साम्राज्य को तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल पे ही हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चलाएंगे। एल्गिन द्वितीय जो है, अगर हम उस हिसाब से देखें तो एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक है भैया? 94 से 99। जरा थोड़ा सा सुन लेना है, हल्का सा सुन लेना जरा ध्यान से। इसके काल में एक लायल आयोग बना, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी। इसके काल की जो प्रमुख घटना है वो सुनो, जो कि घटना है लगभग 1897 की। बढ़िया घटना है, तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ सुन के। पुणे में फैला हुआ था क्या? प्लेग। इस पे बताते हैं। एल्गिन द्वितीय पुणे में फैला था प्लेग। प्लेग है जीवाणु से होने वाली एक बीमारी। पुणे में प्लेग फैला था, प्लेग का एक अधिकारी बनाया था, प्लेग पूरी बीमारी को लेकर के एक बड़ा अधिकारी बनाया था, जिसका आप पीछे का नाम याद रखो, रैंड। ये अधिकारी था उस पूरे डिपार्टमेंट का, प्लेग राहत का जो कैंप चल रहा था उसका जांच करना, ये सब करना। और इसका जो सहायक था वो था एयर्स्ट, ये इसका सहायक था। ये दो अंग्रेज अधिकारी हैं, ये हेड है, अध्यक्ष है, ये उसका सहायक है। इसके काल में प्लेग को लेकर के बचाव कार्य और प्लेग ना फैले उसके काम चल रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी घर में घुस जाती थी चेक करने की कहीं चूहे और वो प्लेग वाला जीवाणु तो नहीं है, गंदगी तो नहीं, मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बना रखे थे, जैसे कोरोना में बना रखे थे कि कोई बाहर निकला तो मारो, चाहे भले उन कछु जरूरी चीज के लेगा हो, लेकिन तुम बात मत करो भाई, मारो। ऐसा कोई रूल तो सरकार ने नहीं बनाया था, लेकिन जो रूल फॉलो कराने वाले तुर्रम खां थे वो यही करते थे। कितना मारा लोगों, कई लोगों को तो मारा ही पीटा, ले जम लेके घूमती थी पुलिस, और कई लोग तो पिटने लायक थे भी। असल बात ये भी है, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया घर में रहो सरकार। तो ऐसे ही कुछ रूल रेगुलेशंस थे प्लेग से बचने के लिए, तो उसका गलत इस्तेमाल उठा रही थी गवर्नमेंट। किसी के भी घर में घुस जाना, किसी की भी चेकिंग करना, एक अराजकता का माहौल बन गया था उस क्षेत्र में। अराजकता का माहौल बना तो 3 भाई थे। कितने? 3 भाई। सुनना जरा 3 भाइयों के बारे में, अच्छा लगेगा तुमको। दामोदर, वासुदेव, बालकृष्ण। 3 भाई, इन सबके नाम के पीछे लगा है चापेकर, और इनको हम कहते हैं चापेकर बंधु। इनमें से इन 2 लोगों ने क्या किया, 2 लोगों ने इन दोनों को निपटा दिया। आया मजा? अरे मारने मुरने के पक्ष में नहीं हूं भैया मैं, आज सोशल मीडिया पे चल रहा है भैया थोड़ा।
कहीं एक आध इधर उधर पहुंच गई तो कह लो तुम क्या सिखा रहे हो बच्चों को। क्या गए भैया। दोनों बंधुओं ने मार दिया उसको। तीन बंधु थे, तीनों भाई थे। एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों ने दोनों की हत्या कर दी। अब क्या होगा इनका? फांसी होगी। ये मारे गए। ठीक। तो ये घटना कहलाती है, चापेकर बंधु जो हैं इन्होंने मार दिया, दोनों लोगों को मार दिया। तो ये याद रहेगा। प्लेग में हो रहे भ्रष्टाचार, प्लेग कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार और अंग्रेजों की जातियों से रुष्ट होकर के चापेकर बंधुओं ने रैंड और एयरस्ट की हत्या कर दी। ये दोनों कौन थे? ये दोनों प्लेग अधिकारी थे। कहां के थे? पुणे, महाराष्ट्र। क्लियर है? अच्छा, इतनी सी बात है। थोड़ा सा इससे अलग हटके बात करेंगे। मारा इन्होंने, इन्होंने मारा। पुलिस उठा के भी किसको ले गई? इनको ले गई पुलिस। इनने पूछा भैया हमें काहे ले जा रहे हो? 18 महीने बंद रखा। कब ले गए? ये पहले नेता हैं कांग्रेस के, पहले नेता हैं कांग्रेस के, पहले नेता हैं कांग्रेस के राजनीतिक तौर पर जो जेल गए देश के आंदोलन में। कौन? बाल गंगाधर तिलक, पहले नेता। इनको क्यों ले गए भैया पुलिस वाले? नहीं, इनको ले गए, इनका एक अखबार निकलता था, दो निकलते थे एक्चुअली, मराठा और केसरी। सुन रहे हो? जो केसरी था वो मराठी भाषा में निकलता था। अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी अखबार पढ़ पढ़ के लोगों के, उन्होंने एक प्लेग बीमारी के ऊपर लिखा लेख। उन्होंने कहा कि साम्राज्य के जो अधिकारी हैं वो राक्षस हो गए। हालांकि लिखा तो कुछ और था, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं तुम्हें। इन राक्षसों का तो वध होना चाहिए। वध हो गया। तो इस वजह से उनको अंग्रेजों ने कहा कि तुमसे इन्फ्लुएंस हैं तो तुम भी हो, चलो। तो 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को तो अंग्रेज बहुत परेशान थे उनसे। लोकमान्य तिलक कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य क्या है? उपमान, उपनाम उनका लोकमान्य। किसकी बात हो रही है? किसकी हो रही है? जो यहां से बोला करो उसे लिखा करो। बाल गंगाधर तिलक, 18 महीने की जेल। 1897 में दो अखबार हैं, कौन कौन से? मराठा और केसरी। केसरी किस भाषा का? मराठी। और मराठा किस भाषा का? मराठा अंग्रेजी में। और इनको कहते हैं क्या? लोकमान। कौन सी बीमारी? कौन से जीवाणु से? यर्सीनिया सीनिया पेस्टिस। इस जीवाणु से होती। 3 तरह का होता है प्लेग। वो कभी प्लेग व्लेग पढ़ाएंगे तो बता देंगे, नहीं चर्चा इधर से उधर चली जाएगी। अभी फोकस रखो बाल गंगाधर तिलक पर। बाल गंगाधर तिलक ऐसे हैं कि महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवादी गतिविधियों को एक तरह से बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं लोकमान्य तिलक। और उस समय के सबसे बड़े नेता हैं। उनसे बड़ा जनप्रिय नेता नहीं है कोई। पॉपुलैरिटी के मामले में वो टॉप पे हैं। इनको 2 बार जेल हुई है। एक बार पहली बार 18 महीने, दूसरी बार 6 साल, 6 ईयर। 6 साल के लिए जेल में गए। और लोग पूछते हैं कि यार तुमने क्या किया? देश की आजादी के लिए क्या किया? पढ़ो, खोदो, किताबें देखो, किसने क्या किया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में भी जेल हुई। कब? कितने साल के लिए? 6 साल के लिए।
मांडले जेल भेज दिया, म्यांमार भेज दिया, बर्मा जाओ वहीं रहो। बाल गंगाधर तिलक, जब और आगे पढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक की चर्चा आएगी तो और डिटेल, अभी जितना बता पा रहे उतना सुन लो। बाल गंगाधर तिलक जो है वो लोकमान्य कहला रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक दो अखबार निकालते हैं, मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी चीजों को अच्छा करने के लिए उन्होंने और जनमानस को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 महोत्सव स्टार्ट किए थे। एक था गणपति महोत्सव और एक था शिवाजी महोत्सव। गणपति बैठते हैं, आप क्या समझते हो कि गणपति जो विराजमान हो रहे हैं वो क्या हजारों लाखों सालों से हो रहे हैं? नहीं, ये महाराष्ट्र में आप देखते हैं गणपति महोत्सव कितने अच्छे रूप में मनाया जाता है। क्यों गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में इतने अच्छे रूप में मनाया जाता है? क्योंकि उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। गणपति महोत्सव की शुरुआत, आज तो स्वरूप बदल चुका है, उन्होंने इसलिए की थी कि धार्मिक गतिविधि होगी, कुछ दिन बैठेंगे, लोग आएंगे, तो उसी समय चर्चा परिचर्चा हो जाएगी। शिवाजी महोत्सव भी महाराष्ट्र का एक बहुत प्रमुख महोत्सव है, छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में मनाया जाता है। तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव को स्टार्ट किया किसने? हाँ, ये तुम जो समझ रहे हो ना, ये तुम जो गणपति महाराज को विराजित करते हो, वो बाल गंगाधर तिलक ने वो प्रथा, हाँ, जो कि आज हमारे देश की एक प्रमुख, हमारे देश का एक प्रमुख महोत्सव बन चुका है। कौन सा? गणपति महोत्सव। किसने स्टार्ट किया था? हाँ, ये किया गया था 93 और ये किया गया था 95, 1893 और 1895। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये एल्गिन के काल की घटना इसलिए क्योंकि उसी काल में घट रही, क्योंकि वो 99 तक वायसराय था भारत का। और उसका एक कोटेशन है, कौन सा? कि हमने तलवार के दम पर इसको जीता, हम तलवार के दम पर ही इसका शासन करेंगे। आज के लिए बहुत है, घर पर जाकर वो भी आपने पढ़ा, घर पे जाकर के अपनी किताबों में पढ़ लेना। जो चीज समझ में नहीं आई कल हम इसको, कल हम पढ़ाएंगे कौन? हरामियों का हरामी, सबसे बड़ा हरामी कौन? कर्जन। देखो, एक स्लाइड है, एक पेज और 2 पेज। सबसे प्रमुख घटना जो है वो कौन सी? जो मैंने बताया ना, रायता। वो रायता हम आज तक कर्जन पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं। ये हम भेज देंगे पीडीएफ आपको ग्रुप में, ठीक है? ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें भेज देंगे आपको पीडीएफ ये। लेकिन आपने ये तो पढ़ ही लिया होगा, ये तो लिख ही लिया होगा, है ना? ठीक है, क्योंकि ये वाली पीडीएफ नहीं पहुंच रही है उसमें, हम पूरी पीडीएफ भेज देंगे, कर्जन भी भेज देंगे, तो आप पढ़ लिख के आना थोड़ा सा कल उसमें।